परिवहन तंत्र समझने से पहले जो कल का जो वीडियो था उसको एक बार रिकॉल करते हैं हम आपको। कल हम आपको पढ़ाए थे या समझाए थे कि पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन पहले कहाँ जाता है, अस्फेगस में जाता है, ग्रहणी ग्रासनली में जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत वह जगह है जहाँ पे जो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। अमाशय में हम लोग पढ़े थे कि अमाशय की जो दीवारें होती है 3 प्रकार के पदार्थों का स्राव करती है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, दूसरा म्यूकस था और तीसरा पेप्सिन था। तो ये और फिर उसके बाद जो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो वहाँ पे 2 ऐसे अंग हैं जो छोटी आंत को अपना सेक्रेशन देते हैं भोजन को पचाने के लिए। एक लीवर होता है जिसको यकृत बोलते हैं, दूसरा पेनक्रियाज होता है जिसको अग्नाशय बोला जाता है। तो लीवर जो अपना जो सेक्रेशन देता है उसको बाइल या पीत कहा जाता है। वो वसा के अणुओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है और अम्लीय भोजन को वो क्षारीय माध्यम में बदलने का काम करता है। फिर जो अग्नाशय होता है जिसमें जो अग्नाशय का जो रस होता है उसको अग्नाशयिक रस कहा जाता है। और ये अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ट्रिप्सिन भी पाया जाता है और एक लाइपेस भी शायद पाया जाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेस नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेस नामक जो एंजाइम होता है वो वसा का पाचन का काम करता है। ये अग्नाशयिक रस की बात हो गई। और फिर यहाँ से भोजन छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यहाँ से भोजन पचने के बाद यहाँ से पचे हुए भोजन को छोटी आंत की जो छोटी आंत में जो दीवारों में जो मिल्ली होती है, उंगली जैसे रसांकुर जो होते हैं, जो उंगली जैसी रचनाएं होती है वो उसको अवशोषित कर लेती है और वो अवशोषित भोजन यहीं से परिवहन तंत्र स्टार्टित होता है। और वो अवशोषित जो भोजन होता है वो शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, जिसको रुधिर कहा जाता है। ये रुधिर पहुंचाता है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा बनाने का काम हमारे शरीर की कोशिकाएं करती है। तो कोशिकाओं के पास भोजन पहुंचता है किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। अब भोजन बनाने के लिए भोजन क्यों बनाया जाता है? ऊर्जा लेने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो भोजन पहुंचा। और उस भोजन का दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो दहन होता है वहाँ से ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। ऐसे दहन तो कई सारे चरणों में होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, एक ऑक्सीजन के अभाव में होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। उस चीज़ को भी समझ लिया जाए, कैसे दहन होता है, किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है। सबसे पहले 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाले अणु में टूट जाता है और उस 3 कार्बन वाले अणु को पाइरुवेट कहते हैं। अब ये जो पाइरुवेट होता है, पाइरुवेट का जो विखंडन होता है 3 प्रकार से हो सकता है। पाइरुवेट से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रियाएं 3 प्रकार से हो सकती है। वो क्या? पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होगा उस स्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन होगा तब लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लैक्टिक अम्ल मिलता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। तो ये तीनों प्रकार की जो तीनों कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन से ऊर्जा प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तब होता है। और उस कंडीशन में 3 उत्पाद मिलते हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल और तीसरा ऊर्जा। अब हम लोग ये समझ लिए कि ऊर्जा की प्राप्ति तो हो गई, ऊर्जा मिलने लगी। ऊर्जा कैसे मिली? ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। इस वजह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही
दहन कराया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है शरीर की कोशिकाओं के द्वारा। तो वो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इस चीज़ को समझा जाए और यहीं से हम लोग का परिवहन तंत्र स्टार्ट होता है। देखिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में नासा द्वार होते हैं, नाक होता है, नाक के अंदर ये जो दो द्वार हैं ये नासा द्वार कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से वायुमंडल से हवा जो होती है अंदर प्रवेश करती है। ये जैसे ही अंदर प्रवेश कीजिएगा तो इस रास्ते में नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होता है। हवा, चूँकि वायुमंडल में जो हवा होती है उसमें धूल भी होता है, उसमें और कई सारे डस्ट होते हैं, तो वो धूल और डस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हवा के साथ शरीर के अंदर प्रवेश ना करें, इसके लिए नाक के बाहरी भाग में, यहाँ जो नासा द्वार होता है यहाँ पे बाल होते हैं और म्यूकस लगा होता है। बाल से जो धूल होता है वो छन जाता है और म्यूकस में और सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहाँ पे सट जाते हैं। उसके बाद हवा जो होती है अंदर प्रवेश करती है। वो अंदर प्रवेश करती है फेरिंग्स के माध्यम से, उसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स आके यहाँ पे लैरिंग्स पे आके जगह पे मिलता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यहाँ से आवाज़ निकलता है। वहाँ से आगे ट्रैकिया के माध्यम से फुफ्फुस जिसको बोला जाता है, सॉरी फेफड़ा को फुफ्फुस बोला जाता है। ट्रैकिया के माध्यम से यहाँ हमारे फेफड़ा में, फुफ्फुस में ये ऑक्सीजन सहित यानी शुद्ध हवा जो है पहुँचती है फेफड़े के पास। और वो ट्रैकिया जो होता है, कई सारे ट्रैक्यूल्स छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है। उन शाखाओं के अंत में गोल गोल छोटी छोटी गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं जिसको कूपिका कहा जाता है। और वो कूपिकाएं वो जगह होती है जहाँ पे हवा का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आता है, वो कूपिकाएं जगह होती है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन स्थानांतरित हो गया किसमें, ऑक्सीजन स्थानांतरित हो गया हमारे ब्लड में। और वो ब्लड, ये शुद्ध ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये ब्लड अब शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। इसका भी एक यांत्रिकी है, एक मशीनीकरण है, एक प्रक्रिया है कि कहने का मतलब है कि ब्लड में चल गया, ठीक है। तो ब्लड पूरे शरीर में कैसे दौड़ता है, किसी चीज़ में गति लाने का तो नियम होता है। गति कैसे आता है, जब इसको धक्का दिया जाता है। धक्का जब बाहरी बल लगता है तब ना गति होता है। अगर कोई वस्तु है, वस्तु में स्थिति में परिवर्तन कब हो सकता है, उसमें जब गति आएगा। और गति कब आएगा, जब बाहरी बल दिया जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम यही है, जड़त्व का नियम जिसको बोला जाता है। तो अब क्या हुआ कि इसको गति चाहिए, इसको फोर्स चाहिए, इसको दबाव चाहिए, किसको, रक्त को, पूरे शरीर में मूवमेंट के लिए, पूरे शरीर में गति के लिए। तो फोर्स, वो दबाव कौन देता है, हमारा हृदय देता है। अब हृदय क्या करता है, हृदय का काम करना होता है, पंप करना होता है, पंप करना होता है। जब पंप करता है तो पीछे से धक्का लगता है, धक्का लगता है तो उसी गति से पूरे शरीर में जो ब्लड होता है दौड़ते रहता है। अब क्या हुआ कि जो शुद्ध रक्त था, शुद्ध रक्त में तो ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध हो गया, लेकिन वो रक्त पूरे शरीर में गमन कैसे करेगा, उसकी गति के लिए वो आता है हमारे हृदय, जो 4 भागों में बटा होता है। ऊपर के 2 भाग आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 भाग निलय कहलाते हैं। ऊपर वाले 2 भाग बायां आलिंद दायां आलिंद, नीचे बायां निलय दायां निलय, बायां। तो ये जो शुद्ध रक्त होता है सबसे पहले बायां आलिंद में आता है। इसको बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले शुद्ध रक्त जो फेफड़ा से, जो फुफ्फुस से, फेफड़ा को भी फुफ्फुस कहा जाता है, वही लंग्स कहलाता है।
जो वहाँ से जो शुद्ध रक्त आता है हृदय के पास, क्यों आता है? गति प्राप्त करने के लिए आता है। उसको चाहिए धक्का, तो धक्का कहाँ मिलेगा? धक्का मिलेगा हृदय के पास। हृदय के पास आता है, बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद उस वक्त क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसमें रक्त आके, जो शुद्ध रक्त होता है, आगे भर जाता है। अब जो होता है नीचे वाला बायां निलय फैलने लगता है और ऊपर वाला बायां आलिंद सिकुड़ने लगता है। जब ये फैलने लगता है, ये सिकुड़ने, जो ऊपर वाला जिसमें रक्त भरा था वो सिकुड़ने लगता है, तो उसका रक्त नीचे वाले बाएं निलय में चला जाता है। जब बाएं निलय में चला जाता है तो वहां से, बाएं निलय से, अब जो चूंकि बायां निलय अब जो है, अब पहले इतना में था, अब सिकुड़ेगा तो उसमें गति आएगी, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो तो उसी प्रेशर से वो धक्का मिलेगा और वो धक्का से वो रक्त शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। ये प्रक्रिया है शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए। अब शुद्ध रक्त पहुंच गया कोशिकाओं के पास। ये कोशिकाएं क्या की? कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन ले ली, भोजन चला ही गया था, रक्त के माध्यम से ही भोजन गया, तो उस भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके ये ऊर्जा बनाई। जब ऊर्जा बनाई तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, जल भी बना, ऊर्जा भी बना। तो ऊर्जा का उपयोग शरीर कर लिया, जल का उपयोग भी शरीर कर लिया। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है शरीर के लिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना है, फिर से शरीर से बाहर निकालना है। वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के और उसको सीरा के माध्यम से, सीरा के माध्यम से उसको कहां पे लेके आता है? उसको दाएं आलिंद में लेके आता है। ठीक है। जो अशुद्ध रक्त होता है कहां पे आता है? दाएं आलिंद में। और दायां आलिंद फैलने लगता है। जब दायां आलिंद भर जाता है, रक्त भर जाता है शुद्ध रक्त, तो फिर दायां आलिंद सिकुड़ने लगेगा और दायां निलय फिर फैलने लगेगा। दायां निलय में वो जब रक्त आता है, वहां से दाएं आलिंद से दायां निलय में जब रक्त आता है, तो दायां निलय से वो रक्त फिर फेफड़ा के पास जाता है और फेफड़ा में कुपिकाएं होती है। उपकुपिकाओं वह जगह होती है जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से स्थानांतरित होकर कुपिकाओं में जाता है और कुपिकाएं से ट्रैकियोल्स में, ट्रैकियोल से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए फिर नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया है परिवहन की, जिसके माध्यम से परिवहन होता है। तो ये तो हम परिवहन तंत्र आपको समझा दिए। परिवहन तंत्र उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो परिवहन तंत्र के बाद ये जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हुई, वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? जो ऊर्जा, जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और वो पायरुवेट 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी करता है, एक ऑक्सीजन के अभाव में करता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है तब उस वक्त इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन के अभाव में करता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा जो होती है, शरीर को जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से स्थानांतरित होकर एटीपी के माध्यम से एडीपी और फिर ऊर्जा के फॉस्फेट के माध्यम से फिर से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके उसको दे दिया जाता है। शरीर इस प्रकार से जो है ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है। अब हम लोग को जानना है कि ब्लड के बारे में समझना है। ब्लड जो रक्त होता है, ये रक्त किस प्रकार से काम करता है। रक्त क्या है? एक तरल माध्यम में होता है, एक संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और इस एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। प्लाज्मा इसी को कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है रक्त में
और प्लाज्मा हो, भोजन हो, या CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या नाइट्रोजन पदार्थों का विलीन रूप में यानी विलय होकर विलय के रूप में, द्रव के रूप में इनका वहन करता है रक्त। शरीर के सभी अंगों तक इन पदार्थों को पहुंचाने के लिए एक पंपन यंत्र होता है, और वो पंपन यंत्र हमारा हृदय होता है, पंप करके शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाता है। और शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? परिपथ चाहिए, नालियों का परिपथ चाहिए। वही नालियों का परिपथ शिरा और धमनी होता है। शिराएं शुद्ध रक्त का वहन करती है, और जो शुद्ध रक्त का वहन धमनी करती है, और शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है। शिरा और धमनी, आपको उम्मीद करते हैं कि शिरा और धमनी समझ में आ गया होगा। शिरा धमनी ऐसे होता है, फिर एक रक्तदाब आप लोग समझे होंगे। रक्तदाब क्या, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग कि ब्लड प्रेशर रुधिर जो वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसी को रक्तदाब कहा जाता है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक को प्रकुंचन कहा जाता है, और डायस्टोलिक को अनुस्थिलन दाब कहा जाता है। प्रकुंचन दाब 120 mm में होना चाहिए, और जो अनुस्थिलन दाब होता है वो 80 mm होना चाहिए। यानी ज़्यादा वाला 120 और कम वाला 80 होना चाहिए। इसे स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। और धमनी जो होती है, ये तो बता ही दिए कि धमनी की भित्ति जो होती है मोटी होती है, लचीली होती है, क्योंकि शुद्ध रक्त यहाँ से जाता है। और शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। शिराओं का काम अशुद्ध रक्त को ढोना होता है, और धमनी का काम शुद्ध रक्त को ढोना होता है। जब रक्तस्राव होता है, रक्त बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, तो उसको रोकने के लिए हमारे ब्लड्स में प्लेटलेट्स होते हैं, और वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, शरीर से होने वाले रक्तस्राव को कम करते हैं, वहाँ पे थक्का जमाते हैं और रक्तस्राव होने से बचाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तस्राव ना हो, इससे बचाते हैं। तो ये प्रक्रिया है और रक्तस्राव की, और प्लेटलेट्स की भूमिका है।